Good morning class. This is your social studies class for class 7th. So take out your book. In previous class we start our first chapter, our environment. So in today's class we are going to complete the remaining portion of this chapter. In previous video we cover the portion components, physical environment, biological environment, इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिर हमने ये भी देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। नेचुरल इन्वायरमेंट में 4 पार्ट्स थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, जिसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस भी पढ़ा था हमने। अब आज जो है हम कहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोस्फीयर से। कहाँ से? हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में आपने क्या दिया? जो सरफेस, जो प्लेन सरफेस पृथ्वी पे है, अर्थ पे है, उसको हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर कह रहे हैं। जो लैंड सरफेस है, जो एग्रीकल्चर के लिए या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज होता है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर जो है वो डोमेन है वाटर का, मतलब ये एरिया ऐसा है जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी होता है। ठीक है। All the water bodies such as the ocean, sea, rivers and lakes together make up the hydrosphere. जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशन है, सी है, रिवर है, लेक, मतलब जो भी नदी है, समुद्र है, तालाब है, झील है, ये सारे क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर मिलके बनाते हैं। वाटर इज फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर एंड आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन। वाटर जो है सॉलिड एक ठोस बर्फ के रूप में ग्लेशियर पे होता है और एक पतली परत के रूप में, शीट के रूप में पोलर और हाई माउंटेन रीजन्स में होता है। इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर इन अंडरग्राउंड स्ट्रीम, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा। और जमीन के अंदर ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसे स्ट्रीम, रिवर या लेक कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एयर। साथ ही साथ ये हवा में भी होते हैं। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में ये हवा में होते हैं। वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो वाटर है वो लगातार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब फॉर्म की बात हो रही है तो वाटर कितने फॉर्म में होता है? एक होता है सॉलिड, सेकेंड होता है लिक्विड और थर्ड क्या होता है? गैस। तो आपने देखा सॉलिड फॉर्म में कहाँ होते हैं? ग्लेशियर में। लिक्विड फॉर्म में कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड स्ट्रीम में। और वाटर वेपर जो है ये गैसियस फॉर्म है, जो कि एयर में होते हैं। तो वाटर साइकिल में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड गैस में, फिर गैस सॉलिड में, लिक्विड गैस, ऐसे ये चलता रहता है, जिसमें इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। आप इसको साइंस में भी और अच्छे से देखे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपने जाना। अब इम्पोर्टेंस क्या है हाइड्रोस्फीयर की? तो जब हाइड्रोस्फीयर वो एरिया है जो पानी से पूरा बना हुआ है, तो हमें पता है कि हमारे लाइफ में पानी का क्या महत्व है। तो वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज। वाटर जो है पृथ्वी पे सभी जो भी जीव हैं, जंतु हैं, जो भी जीवन है, उन सभी को क्या देती है? एक सहायता देती है, एक सपोर्ट देती है, जिससे क्या होता है और कि वो जीवित पृथ्वी पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और ये पानी जो है हम अलग अलग तरीके से अपने इस्तेमाल में, अपने यूज में लाते हैं। Fresh water, apart from its domestic, agriculture and industrial uses, is used to generate electricity and also as mean of transport. अब देखिए हम फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं पीने के लिए, इसके साथ साथ हम डोमेस्टिक यूज़ मतलब क्या हो गया? जो रोज़मर्रा आप किचन में, कपड़े धुलने में, इन सब में यूज़ कर रहे हैं पानी, वो डोमेस्टिक यूज़ में आता है। एग्रीकल्चरल यूज़ में क्या होता है? जैसे खेत की सिंचाई करनी हो, ठीक है, तो इसमें यूज़ हो रहा है ये, खेती में जितना पानी यूज़ होना। इंडस्ट्रियल यूज़, जो इंडस्ट्रीज बनी रहती है वहाँ पे किस तरीके से पानी का यूज़ हो रहा है, वो अलग तरीका होता है उन लोग का, किस वे में वो यूज़ करें, तो वो इंडस्ट्रियल यूज़ है। इसके साथ साथ हम जो है पानी से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली उत्पन्न करते हैं, और साथ ही साथ हम इसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ये पानी जो है एक जरिए के रूप में, एक मीडियम के रूप में होता है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है। ओशन सपोर्ट मैराइन लाइफ, प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स।
ओशन जो है किसको सपोर्ट करती है? मैराइन लाइफ। मैराइन लाइफ में मतलब जो समुद्र में जो नदी और जो समुद्री इलाके में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पानी के अंदर हैं, उनको ही सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें फूड देते हैं और मिनरल्स भी देते हैं, ठीक है। मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ कोस्ट, और साथ ही साथ उस जगह के एरिया को जो है कोस्टल एरियाज को कैसा बना देते हैं? मॉडरेट बना, मतलब वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना बहुत गर्म रहता है ना बहुत ठंड रहती है। एंड ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट, इसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय जो रास्ता होता है उसके लिए भी सहायता करते हैं। लोग बड़ी बड़ी शिप से एक देश से दूसरे देश भी ट्रेवल करते हैं, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना। तो इस तरीके से वाटर का इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में या पृथ्वी पे, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा पर्यावरण है उसकी बात हो रही है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ। एटमॉस्फेयर वो एक लेयर है, वो एक सतह है एयर की, किसकी है? हवा की सतह है जो अर्थ को चारों ओर से घेरी हुई है। दिस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर जो ये हवा है जिससे हमारा एटमॉस्फेयर पूरा घिरा हुआ है, वो किसका मिक्सचर है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और भी कई गैसेस होती हैं जैसे आर्गन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस हैं। तो अब देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये मेनली है। तो सबसे अधिक पार्ट कौन कवर किया है? 76% पार्ट किसका है? नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का, ठीक है। एक्चुअली ये 76 नहीं 78 होगा, ठीक है। क्या होगा? 78% पार्ट जो है नाइट्रोजन कवर करता है। फिर ऑक्सीजन कितना करते हैं? 21% कवर करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.6%, और रिमेनिंग जितना परसेंट बच रहा है वो अदर गैसेस है। देखिए 100% टोटल होता है, तो ये 78, 21, फिर 0.6 है, 0.6 है, तो कितना हो गया? 6, 9, 99.6 हो गया। अब 0.4 जो है परसेंट वो बच रहा है 100% होने में, तो उसमें बाकी सारे गैसेस हैं। तो अगर हम एटमॉस्फेयर में गैसेस का मिक्सचर हमें पता है, तो मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, उसके बाद से ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। दिस लेयर इज थिकर क्लोजर टू द लैंड सरफेस एंड थिनर एट हायर लेवल। देखिए ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो एक जितना वो जमीन के साइड में उतनी मोटी परत उसकी होती है, और जितना वो ऊंचाई पे जाती है उसकी परत क्या हो जाती है? पतली होती जाती है, ठीक है। एज यू नो देयर आर 5 मेन लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं, तो कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फीयर। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्टिंग होता है? मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर पहले क्या होगा? ट्रोपोस्फियर होगा, तब उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होगा, तब मीजोस्फीयर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? उसका जो हमारा वातावरण है उसका क्या महत्व है उसके बारे में हम देखेंगे। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। जो एटमॉस्फेयर की जो परिस्थिति होती है, चाहे वो ताप हो, दाब हो, या वहाँ पे नमी की बात हो रही है या सूरज की रोशनी की बात हो रही है, उसके हिसाब से वहाँ उस जगह का मौसम बनता है, ठीक है, वेदर बनता है। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वे। जो गैसेज एटमॉस्फेयर में होती हैं वो हमारे लिए बहुत तरीके से क्या होती है? उपयोगी होती है। देखिए फर्स्ट है नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन किस लिए जरूरी होता है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन, मतलब सॉइल की उपजाऊपन जो है, उपजाऊ की जो क्वालिटी है, उर्वरक की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम ये करते हैं। कौन? नाइट्रोजन, ठीक है। तो वो सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन। और ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है?
जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारी बॉडी में जाती है, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हेल्प करती है, ये प्लांट्स को उनका भोजन बनाने में हेल्प करती है। और अगर प्लांट नहीं होंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, हमको भोजन ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस। इट के साथ साथ ये हमारा क्या कर रहे हैं, इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म, इसके साथ साथ ये गैसेस जो हैं अर्थ को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। जो भी हीट रेडिएट होती है सरफेस से उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए सन की रोशनी आ रही है अर्थ पे तो ये रेडिएट हो रही है, तो इस हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और ये क्या करती है, हमें यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज आ रही है वो बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए भी, तो उससे हमें बचाती है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। जो भी वाटर वेपर होते हैं, जो अरे क्या कहता है आपके गैस के फॉर्म में जो वाटर आसमान में या एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो ठंडे होके क्या हो जाते हैं, बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में गिरने लगते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस था एटमॉस्फेयर का। अब देखिए यहाँ पे एक कंपोजिशन भी दिया है, तो ये एक पाई चार्ट से शो किया है कि ये पोर्शन जो है, मैक्सिमम पोर्शन किसका है, नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे अधिक एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है 78%। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, रेड पोर्शन क्या है, ऑक्सीजन का, और यहाँ देखिए एक ऑरेंज पोर्शन दिया है 1% जो है वो अदर गैसेस है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। आपको शुरू में ही बताया था प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर मिल रहे हैं, वो एरिया ही क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। जो भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो कहाँ पे जीवित हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, सिर्फ सर्वाइव वो कहाँ कर सकते हैं, बायोस्फीयर में। सिर्फ सर्वाइव वो कहाँ करेंगे, बायोस्फीयर में। सिर्फ पानी वाले जगह पे भी वो नहीं सर्वाइव कर सकते, सिर्फ लैंड वाले जगह पे भी नहीं सर्वाइव कर सकते, या सिर्फ गैस वाले जगह, क्योंकि हमको रहने के लिए भी जगह चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें तीनों की जरूरत है। तो इसीलिए बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। इट इज दिस बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये वो बायोस्फीयर है जो हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती है सोलर सिस्टम का, ठीक है, एक अलग ग्रह बनाती है। लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन। लिविंग बींग्स का जो रेंज होता है वो कैसे होता है, एकदम बहुत छोटे होते हैं, जो इसमें जीवाणु जिसको हम देख नहीं सकते, उसके वहाँ से लिए दिए बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, जानवर और ह्यूमन हमको देखने को मिलते हैं। दिस ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ये जो विविधताएं आपको पृथ्वी पे दिख रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, या बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता मतलब क्या, विभिन्न लोगों, विभिन्न चीजों का जो समूह एक जगह पे हमको दिख रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, जैव विविधता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटे से लिए थे बड़े जीवाणु हैं, बड़े पेड़ पौधे, छोटे से लिए थे बड़े पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु सब हैं, एक जगह रहते हैं, तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब वहाँ पे जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जो लोग रहते हैं बायोस्फीयर में, उसके हिसाब से इसको 2 मेजर भाग में डिवाइड किया गया है, द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। क्या है, द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, मतलब एक ऐसा समूह बनाया गया जिसमें से पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, और एनिमल किंगडम में जीव जंतु जो है उन सभी के बारे में बताया गया है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्न डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी जीवित
प्राणी हैं, जंतु हैं, वो सब एक दूसरे पे क्या हैं, डिपेंड हैं। और ये सारे क्या हैं, उल्टा बायोस्फीयर पे पूरे तरीके से डिपेंड हैं अपने जीवन के लिए। ठीक है, जो भी लिव आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, और साथ ही साथ ये बायोस्फीयर पे भी निर्भर है, जो जैव मंडल है हमारा। ठीक है, द प्लांट्स एंड द एनिमल लाइफ फाउंड इन द बायोस्फीयर वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट और एनिमल या इस बायोस्फीयर में रह रहे हैं वो जगह जगह पे अलग अलग हमको उनकी क्वालिटी दिखती है और क्वांटिटी दिखती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 जानवर हैं तो यहाँ पे भी 10 जानवर वही रहेंगे, नहीं, यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यहाँ के जानवर रहेंगे, और अथवा आप प्लेस चेंज करेंगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो वहाँ पे उसके हिसाब से एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रकार है वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में कैसा फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ की टेम्परेचर कैसे, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, सनशाइन कैसी आ रही है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इस पे टोटली डिपेंड वहाँ की वैरायटी पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। जैव पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट विथ विच दे इंटरेक्ट सच एज वाटर, सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा। एवरी एलिमेंट इन द इकोसिस्टम इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर। देखिए, ये एक समूह या एक समुदाय है जिसमें क्या है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, और जो भी हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे पर्यावरण में है, उन सब में किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो, रॉक हो, किसी से भी किस तरीके से जुड़े हुए, किस तरीके से उन पे निर्भर हैं, इस ग्रुप को ही क्या कहा जा रहा है, इकोसिस्टम कहा जा रहा है। और इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो सभी आपस में क्या हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, Each ecosystem has biotic and abiotic component which depend on each other, interact with each other and live together in the environment that is unique। देखिए, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। आपने फर्स्ट क्लास में ये देखा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक। एबायोटिक में क्या होते हैं, जो भी एयर, वाटर, लैंड, ट्री, ये सब एबायोटिक आएंगे। और बायोटिक में क्या होगा, आपका जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब क्या आएंगे, आपके बायोटिक में आएंगे। तो ये बता रहा है कि हर इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और वो इन्वायरमेंट में एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे से उनका कोई ना कोई संबंध होता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है क्या होता है, इन लिव टुगेदर इन, वो सब एक दूसरे से मिलके एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो कि बहुत यूनिक बात है। ठीक है, अद्भुत वो चीज होती है। एंड इकोसिस्टम हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ डेलिकेट बैलेंस अमंग्स इट्स मेंबर एंड द इन्वायरमेंट। जो इकोसिस्टम का हेल्थ है, जो इकोसिस्टम है वो अच्छा है, खराब है, डिपेंड करता है कि वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच का संबंध वहाँ पे कैसा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर टाइड टुगेदर बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द सन एंड द वेदर ऑफ दैट रीजन। जितने भी एलिमेंट्स हैं इकोसिस्टम में, चाहे वो बायोटिक हैं चाहे एबायोटिक हैं, वो सभी एक दूसरे, वो किससे एक आपस में जुड़े हैं, किसके द्वारा, बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। जो सन की हीट और लाइट मिल रही है उन्हें, उनके द्वारा। एंड द वेदर ऑफ दैट, और वहाँ के जो उस रीजन का जो भी वेदर कंडीशन है, टेम्परेचर है, चाहे ह्यूमिडिटी की बात की जा रही है, सनशाइन की बात की जा रही है, उसके कारण वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, बायोस्फीयर कंटेन्स मेनी सच इकोसिस्टम। बायोस्फीयर जो है वो जो है उसके अंदर कई ऐसे ही इकोसिस्टम होते हैं। देयर आर इकोसिस्टम ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो इकोसिस्टम है लैंड पे भी होता है, मतलब जो पृथ्वी की जमीन है, सरफेस है, उस पर भी, और साथ ही साथ पानी में भी होता है। ह्यूमन्स आर अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम टू। जो मनुष्य है वो भी इस इकोसिस्टम का भाग है। एन इकोसिस्टम माइट बी एज स्मॉल एज अ पॉन्ड और एज लार्ज एज अ डेजर्ट। इकोसिस्टम क्या है,
बहुत छोटा भी होता है जैसे पॉन्ड होता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे कि डेजर्ट रेगिस्तान होता है। मतलब इकोसिस्टम मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ पे सारे पेड़ पौधे मनुष्य एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक पानी का भी पॉन्ड भी हो सकता है जहाँ पे मछली, कई पानी में रहने वाले कीड़े, वहाँ पौधे रहते हैं कि नहीं रहते, तो रहते हैं, तो वो एक साथ ही तो मिल के रह रहे हैं, तो वो भी इकोसिस्टम का ही भाग है। The larger ecosystem are also specific kinds of vegetation such as the tundra or the tropical rainforest। अगर बहुत बृहद और बड़े इकोसिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का वेजिटेशन होता है जैसे कि टुंड्रा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। ईच इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर इन्वायरमेंट। अब जो भी इकोसिस्टम है, वहाँ के जो भी पेड़ पौधे वो अपने को वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुकूल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो मनुष्य का पर्यावरण वहाँ पे है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग है बायोस्फीयर का। इनफैक्ट ह्यूमन्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु हैव कॉन्शियसली अल्टर्ड द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड। हाँ, बल्कि हम ये कह सकते हैं ह्यूमन एक इकलौता ऐसा जीवित प्राणी है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट का यूज लगातार करते जाता है, अपनी जरूरतों के अनुसार उसको चेंज भी करता रहता है, ठीक है। Each humans lived in the natural environment and adopted themselves according to their surrounding। हर ह्यूमन जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है और अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित करता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ क्या है, जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जो उनकी ज़रूरतें हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। 1 मिनट। उनकी जो मनुष्य की रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं वो क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के चक्कर में ह्यूमन जो है, ह्यूमन्स हैव मॉडिफाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस एक्टिविटी। ह्यूमन क्या कर रहे हैं, मनुष्य क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसको वो क्या कर रहे हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार अलग अलग उसको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरीके के काम करने लग रहे हैं और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। वो हम ही लोग तो कर रहे हैं। फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, लंबरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव चेंज आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए जैसे जो किसानी है, कृषि जो कराई जा रही है, फिर साथ ही साथ जो पशु को चराया जाता है, खुदाई होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो खड़ी हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, रोडों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, डैम बन रहे हैं। तो ये सब क्या है, ह्यूमंस द्वारा तो एक्टिविटीज़ की जा रही है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो उसका संतुलन है, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट प्राइमरली बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो उनकी क्वालिटी में अब कमी होती जा रही है, वो किसके कारण हो रहा है, सबसे पहला तो उनका कारण यही है जो मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप हो रहा है पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में, उसके कारण ही ये चीज़ें हमको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। Therefore, we need to be sensitive and aware of the various environmental problems and take care not to destroy our environment any further। इसलिए हमें ये समझना होगा और हमें इसके लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सजग होना पड़ेगा कि हमारी जो इन्वायरमेंट में वेरियस कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका हम ध्यान दें, हम अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, अपने नीड्स को पूरा
करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने नीड्स को पूरा करने के बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, माइनिंग नीचे लंबी लंबी खुदाई खूब कर दे रहे हैं, गहरी खुदाई, तो इससे ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है और कहीं ना कहीं इसी इन्वायरमेंट में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और इसीलिए इस इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सारी चीज़ें मिल रही हैं, और जब हम इन्वायरमेंट को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो जो सर्वाइवल के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो फिर हमें सही मात्रा में नहीं मिलेगी और इनडायरेक्टली वो हमारे पे ही इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिलअप ट्रू फॉल्स जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा और उसमें आप अपना वर्क कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता ही है कि ज्योग्राफी की एक अलग कॉपी बनती है, हिस्ट्री की अलग बनती है और सिविक्स की अलग बनती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम करोगे, ठीक है। ज्योग्राफी की इंटरलीफ वाली कॉपी होती है तो आप उसमें कीजिएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जो भी मैंने आज पढ़ाया उसको एक बार आप रीड कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और एक बार ट्राई कीजिएगा यहाँ के एक्सरसाइज को खुद करने का। आपका होमवर्क ये है कि आप इसका एक्सरसाइज खुद कीजिएगा और जब आपके पास पीडीएफ जाएगा तो आप उससे चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपने सही किया या गलत, ठीक है। सो आज की क्लास में ये होमवर्क करेंगे। थैंक यू।